भूगोल के पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भारत एक विशाल देश है। विशाल क्षेत्र होने के कारण यहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, अर्थात जमीन का अलग अलग स्वरूप, जैसे पर्वत। इन क्षेत्रों में कहीं बहुत ज़्यादा ढलान होती है या फिर कहीं पर घाटियाँ दिखाई देती हैं। दूसरा है मैदान। मैदान से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, दूर दूर तक फैला हुआ समतल मैदान, जिसे एक जैसा भी कह सकते हैं। तीसरा है इसमें मरुस्थल। मरुस्थल वह जगह कहलाती है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। फिर देखते हैं हम पठार। पठार जमीन की उस आकृति को कहते हैं जो पहाड़ से ऊंचाई में कम होती है और जमीन से ऊपर उठी हुई समतल होती है। इसके बाद है द्वीप समूह। द्वीप समूह उसे कहते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है, बीच के भाग में लोग रहते हैं। इसे टापू भी कहा जाता है। ये क्षेत्रफल में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। बच्चों, आप जमीन की विभिन्न आकृतियों के बारे में समझ गए होंगे। बच्चों, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है, अर्थात सबसे पुराना, जो भारत के नक्शे में बीच में दिखाई देता है और इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर हिस्सा या भाग माना जाता है। स्थिर का अर्थ है स्थायी और मजबूत, परंतु भूकंप के आने से यह बात गलत साबित हो रही है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी की सतह का हिलना। अगर हिमालय की बात की जाए तो हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले टेथिस नामक उथला विशाल समुद्र था। करोड़ों वर्षों से आसपास की नदियाँ इसमें मिट्टी, रेत, कंकर आदि भरती रहीं। उसके साथ साथ आसपास के भूमि स्थलों का भी नवीनीकरण और अपरदन होता रहा और समुद्र में तह पर तह बनती चली गई। तब भूमि के आंतरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला अर्थात उत्तर से पूर्व तक एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। निक्षेप का अर्थ है इकट्ठा होना। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आग्नेय शैल वो होते हैं जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह के उत्पन्न होने में सबसे पहले इनका निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है रूपांतरित शैल। ये वे शैल हैं जो एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में दिखाई देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कभी गोंडवाना लैंड का एक भाग था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना भूभाग था। मुख्य भौगोलिक वितरण। भौगोलिक आकृतियों के बारे में जानते हैं। भौगोलिक आकृतियों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आइए अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला देखते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक फैली हुई हैं, अर्थात कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, या ये भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। ये लगभग देखने में धनुष के आकार की तरह दिखाई देते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है
और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ज़्यादा बदलाव दिखाई देते हैं। विस्तार एवं ऊंचाई के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं तथा इस पर्वत श्रृंखला में बहुत सी घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला भाग, महान या आंतरिक हिमालय। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रृंखला है उसे महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, अर्थात निरंतर या लगातार। इसमें लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सबसे ज़्यादा शिखर या पर्वत हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। महान हिमालय की तहों की प्रकृति असमान है। हिमालय के इस भाग का क्रोड मूल ग्रेनाइट का बना है। हिमालय की यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत सारी हिमानियाँ या ग्लेशियर इस श्रृंखला से प्रवाहित होते रहते हैं, इसलिए इससे अनेक हमेशा बहने वाली नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। अब हिमालय के दूसरे भाग को देखते हैं। महान हिमालय के समांतर या पैरेलल में स्थित इस श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रृंखला बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। ये श्रृंखलाएं मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बनी हुई हैं। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इनकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल इस क्षेत्र की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यहाँ पर धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय नगर हिमालय के इसी भाग में स्थित हैं। गर्मियों के मौसम में लोग इन शहरों में देखने एवं घूमने जाते हैं। हिमालय श्रृंखला का तीसरा भाग है जिसे शिवालिक कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिण में स्थित इस श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इन श्रेणियों की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है एवं इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में अनेक घाटियां हैं और ये घाटियां नदियों द्वारा लाई गई बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। लंबवत का अर्थ है लंबाई की दिशा में और यह श्रृंखला अवसादी शैलों से बनी है। बच्चों, यहाँ कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। महान हिमालय में दर्रे भी स्थित हैं। दर्रा उसे कहते हैं जो पर्वतों के बीच आने जाने का रास्ता होता है। यह बहुत ही सकरा होता है। इस प्रकार की संरचना पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बन जाती है। ये हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे काराकोरम ये जम्मू कश्मीर में है, शिवकला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय के तीनों भाग महान हिमालय, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बारे में अभी आपने पढ़ा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। इसके अलावा हिमालय को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा गया है। यह वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं। सतलुज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है या हिस्सा है, उसे पंजाब हिमालय के
नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व दिशा तक इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार सतलुज नदी एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला नेपाल हिमालय के नाम से जानी जाती है। तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं। क्षेत्रीय का अर्थ है हिमालय क्षेत्र में प्रचलित नाम, जैसे सागरमथा, अन्नपूर्णा, गणेश, लांगटांग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, काजीरोआ, खुम्बू, धौलागिरी, पूर्वाचल आदि। ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और देश की पूर्वी सीमा को कवर करने के लिए बाहर की ओर निकलता है। उन्हें पूर्वी या पूर्वाचल हिल्स के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इनका विस्तार हुआ है। इनमें से अधिकांश पहाड़ियों को भारत और म्यांमार की सीमा के साथ विस्तारित किया गया है, जबकि कुछ पहाड़ियाँ भारत के अंदर हैं, जैसे पटकाई बम हिल्स, नागा हिल्स और मीज़ो हिल्स। हिमालय पर्वत हमें मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से भी बचाता है। हिमालय पर्वत की हमेशा बहने वाली नदियाँ विद्युत उत्पादन में भी बहुत सहायक हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर भी रहते हैं। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही ये बहुत ही रमणीय अर्थात घूमने एवं देखने लायक जगह है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ खनिज पदार्थ मिलने की संभावना भी है। बच्चों, अब हम भारत की दूसरी स्थलाकृति की ओर चलते हैं, जिसे उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान बच्चों नाम से ही पता चलता है, मैदान अर्थात समतल भूमि। आइए देखते हैं कि उत्तरी मैदान किस प्रकार बना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंध, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के इकट्ठा होने से बना है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन वर्षों में पहाड़ों के नीचे बहुत बड़े बेसिन अर्थात जहाँ जल इकट्ठा होता है, इसे द्रोणी भी कहते हैं। यहाँ जलोढ़ मिट्टी के इकट्ठे होने से यहाँ उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, अर्थात जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, पानी की उपलब्धता, उपयुक्त जलवायु के कारण कृषि करने की दृष्टि से यह भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसे माजुली कहा जाता है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं। उत्तरी पर्वतों से जो नदियाँ बहती हैं वे निक्षेपण का कार्य करती हैं। आपको पता होगा कि निक्षेपण का अर्थ है इकट्ठा करना। पर्वतों से बहकर आते आते नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति या रफ्तार कम हो जाती है। इसका परिणाम होता है नदीय द्वीपों का निर्माण। नदियाँ अपने निचले भाग में जो गाद तथा मिट्टी के इकट्ठा हो जाने के कारण कई धाराओं में बढ़ जाती है। जिस प्रकार पानी के मार्ग में यदि रुकावट की जाती है तो वह दूसरी दिशा से बहने लगता है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। बच्चों, हिमालय की तरह ही
उत्तरी मैदान को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है अथवा बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी तथा सतलुज हैं। ये नदियाँ भी हिमालय से निकलती हैं। उत्तरी मैदान के इस भाग में 2 आव की संख्या बहुत ज़्यादा है। बच्चों, 2 आव का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। 2 आव 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 और आव। 2 आप जानते हैं, आव अर्थात पानी। उदाहरण जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि। भारत में 2 आव विशेष रूप से गंगा और यमुना के मध्य की भूमि को कहते हैं। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी मैदान भारत के कुछ राज्यों में फैला है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा तथा पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन विस्तृत मैदानों की आकृतियाँ भी अलग अलग हैं। विभिन्न आकृतियों के कारण उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे भाबर, नदियाँ पर्वतों से नीचे बहते समय शिवालिक श्रेणी की ढलान पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, अर्थात इकट्ठा करते हैं। गुटिका का अर्थ है छोटे छोटे पत्थर। इस चौड़ी पट्टी को ही भाबर कहा जाता है। नदियाँ बहकर आते हुए कई बार इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं या समा जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ पुनः निकल आती हैं। इससे यहाँ पर नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। उसे तराई कहा जाता है। नम का अर्थ है थोड़ा गीलापन लिए हुए, दलदली अर्थात कीचड़ की तरह। पहले यह घने जंगलों का क्षेत्र था, जहाँ अनेक प्रकार के वन्य जीव रहा करते थे। बाद में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भूमि देने के लिए इन जंगल के वृक्षों को काट दिया गया। शरणार्थी का अर्थ है वह व्यक्ति विशेष या उनका समूह जो किसी न किसी कारण से अपना घर या देश छोड़कर दूसरी जगह या दूसरे देश में चला जाता है, उसे शरणार्थी कहते हैं। इन्हें रिफ्यूजी भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भांगर। ये इसका दूसरा भाग है। भांगर यह उत्तर मैदान का सबसे विशालतम या सबसे बड़ा भाग है, जो जलोढ़ मिट्टी का बना है। जलोढ़ मिट्टी पहाड़ों के नीचे और घाटियों के ऊपरी भागों में मिलती है। टेरेस की तरह की आकृति बनाती है। यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उत्तरी मैदान के इस भाग को भांगर कहा जाता है। उत्तरी मैदान के इसी भाग में मिट्टी में चूनेदार पत्थर भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में है। आइए देखते हैं खादर। खादर को नई जलोढ़क मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कंकड़ भी नहीं पाए जाते। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इन मैदानों का प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए यह खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यह मिट्टी बाढ़ के पानी में डूब जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में है। भौगोलिक रूप का तीसरा भाग देखते हैं, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कभी गोंडवाना लैंड का एक भाग था।
जो बहुत ही पुराना है। गोंडवाना एक बहुत बड़ा महाद्वीप था और यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था, जहां आज के अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्क्टिका सम्मिलित हैं। गोंडवाना मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। इसकी समुद्र से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका आकार देखा जाए तो मेज या टेबल की तरह दिखाई देता है और यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अववाह के कारण बना था। इस पठार में चौड़ी छिछली अर्थात फैली हुई तथा गोलाकार अर्थात गोल आकार की पहाड़ियां स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी है। प्रायद्वीपीय पठार को भी दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। बच्चों, आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग, जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे ही मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। मालवा का पठार अरावली तथा विंध्याचल पहाड़ियों के बीच का भाग है। विंध्याचल पहाड़ियाँ दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों से तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। पश्चिम दिशा में यह धीरे धीरे राजस्थान के रेतीले तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में कई नदियाँ भी बहती हैं। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी तथा केन नदी दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं। इन दिशाओं में बहने के कारण ही ढाल दिखाई देती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम दिशा में चौड़ी है, लेकिन पूर्व दिशा में सक्रिय अर्थात इसकी चौड़ाई कम है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के पूर्वी भाग को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अववाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। अववाहित का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। प्रश्न नंबर 2, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। प्रश्न नंबर 3, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन